वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज मैं आपको चैप्टर 4 समझाने जाऊंगा, जो सिंपल इक्वेशन चैप्टर के नाम से जाना जाता है। तो चैप्टर 4 का चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। इसमें जो आप अपने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें टोटल 11 पार्ट्स हैं। इसमें से मैं कुछ पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सिंपल इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन which represents the relationship of two expressions on either side of the sign. It mostly has one variable and equal to symbol. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ोगे। इसमें मोस्टली वन वेरिएबल यूज होते हैं। वेरिएबल आप समझते हो, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, उसको हम वेरिएबल में यूज करते हैं। तो एक वेरिएबल होगा और उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे और इक्वल टू साइन होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कह रहा है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल बनाए, उसके लास्ट कॉलम हमें कंप्लीट करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा है कि x प्लस 3 इक्वल्स 0। इसमें गिवन है कि x इक्वल्स 3, यानी x का वैल्यू गिवन है। हमें बताना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। x का वैल्यू अगर 3 हम रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा। सेटिस्फाइड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन जो गिवन है x प्लस 3 इक्वल 0, इसमें आप ध्यान से देख रहे हो एक वेरिएबल यूज हो रहा है x, फिर प्लस साइन है, बीच में इक्वल टू साइन है। इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स इक्वल टू से जो पहले है उसको हम कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद का जो पार्ट्स है उसको हम कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। x के जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 3। LHS हमारा क्या है? LHS हमारा है x प्लस 3। x के जगह हम वैल्यू पुट कर लें 3 प्लस 3, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 क्या है? 6 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी RHS में क्या है? 0 है। LHS ये है, RHS हमारा क्या है? RHS हमारा 0 है। 6 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा क्यों हुआ? अगर जो हमने x का वैल्यू 3 पुट किया था, 3, उसका आंसर अगर 0 आ जाता, यानी जो उसका आंसर आता है वो RHS से मैच करता, तब इसमें हम लिखते हैं यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लिखेंगे नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब इसी का सेकेंड पार्ट आप देखोगे तो सेकेंड पार्ट में है सेम क्वेश्चन है, x प्लस 3 इक्वल्स 0। x प्लस 3 इक्वल्स 0, लेकिन यहाँ x का जो वैल्यू है वो गिवन है 0। x के जगह हम 0 पुट कर लेंगे। जब हम LHS फाइंड आउट करेंगे तो x की जगह क्या लिखेंगे? 0 प्लस 3, ये भी हो जाएगा 3। 3 भी क्या है? 3 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यह भी वही सेम चीज़ रिपीट होगा, नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 3 इक्वल 0। सेम वही क्वेश्चन है, x प्लस 3 इक्वल 0। x का वैल्यू खाली चेंज होते जा रहा है। इसमें x का जो वैल्यू है वो है -3। यहाँ भी अगर हम LHS में x के जगह -3 पुट कर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि RHS के क्या है?
इक्विवेलेंट है, हमारे RHS में भी 0 है, LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर, लिखेंगे यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इसी तरह से इसके जो रेस्ट पार्ट हैं, टोटल 11 पार्ट्स हैं, आप इसी तरह वैल्यू पुट करके चेक कर लोगे। अगर LHS RHS के इक्वल हो जाएगा तो हम यस लिख देंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो नो लिख देंगे। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है x माइनस 7 इक्वल्स 1, और इसमें गिवन है कि x जो है वो 7 के इक्वल है। तो इसमें x के जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, जब हम इसका LHS लेके चलेंगे x की जगह 7 वैल्यू पुट करेगा, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, इक्वल्स 0 होगा। 0 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट नहीं है। 1 के इक्विवेलेंट अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि सेटिस्फाइड नहीं करता है। हम लिख रहे हैं कि इक्वल 0 इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS में क्या है हमारा 1 है, आंसर हमारा क्या निकल रहा है 0 हो रहा है। देयरफॉर नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सिमिलरली जब इसका फिफ्थ पार्ट करोगे, फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन है x माइनस 7 इक्वल्स 1, लेकिन यह x का जो वैल्यू गिवन है वो है 8। यानी जब LHS हम सॉल्व करेंगे x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमें 8। 8 माइनस 7 इक्वल्स क्या होता है 1 होता है, जो कि बिल्कुल इक्वल है किसके RHS के। जब RHS के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है। यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब जब इसके नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट पे आप जाएंगे तो 6 पार्ट में 5x इक्वल्स 25, इसमें x का जो वैल्यू गिवन है वो है 0। x का वैल्यू कितना है 0 है, तो x के जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, x के जगह हमें 0 पुट करना पड़ेगा। यानी जब हम LHS का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स 0। ये 0 क्या है नॉट इक्विवेलेंट टू RHS। RHS हमारा कितना है 25 है, LHS हमने कितना फाइंड आउट किया है 0 फाइंड आउट किया है। दोनों मैच नहीं कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, और ऐसे भी लिख सकते हैं नो दिस वैल्यू नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। नो द इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। एक और पार्ट इसका जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट भी हम कर लेते हैं। 7th पार्ट में गिवन है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है 5x इक्वल्स 25, लेकिन x का वैल्यू डिफरेंट है। x का वैल्यू है -5, तब x के जगह LHS जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x के जगह क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई -5। 5 माइनस 5 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -25, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। RHS हमारा 25 था, लेकिन LHS का जो वैल्यू आ रहा है वो -25 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। 7 पार्ट तक मैंने कर दिया हूँ, 4 पार्ट्स बच गए जो कि आप
खुद कर लेना, क्योंकि सब के सब जो है इसी तरह से सब में वैल्यू पुट करके LHS और RHS में चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन 2 समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, खाली क्वेश्चन का सेंटेंस चेंज कर दिया है। सारा काम हमें उसी तरह से करना है जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें टोटल 5 और 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो इसमें है ए पार्ट का जो क्वेश्चन है, ए पार्ट में क्वेश्चन है कि n+5 = 19। इसमें n का वैल्यू 1 गिवन है। n का वैल्यू क्या गिवन है? 1 गिवन है। हमें शो करना है कि जो n का वैल्यू है वो इस इक्वेशन का, इस सिंपल इक्वेशन का, तो इसके फर्स्ट पार्ट में n का वैल्यू गिवन है। LHS में आप n के जगह वैल्यू पुट कर लो, तो n+5 है, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा? n के जगह 1 अगर लिखेंगे तो 1+5 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि RHS जो हमारा है क्वेश्चन में वो 19 है, और इसे सॉल्यूशन निकालने के बाद जो RHS हमारा आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर n = 1 इज नॉट solution of the given equation। अब जब इसी का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट है 7n+5 = 19, और इसमें जो n का वैल्यू गिवन है वह n = -2, यानी n के जगह हमें अब क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा? n के जगह हमें -2 वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो जब हम LHS फाइंड आउट करेंगे तो 7 × n के जगह -2 + 5, तो 7 × 2 -14 हो जाएगा, +5 -14 और +5 करेंगे तो -9 आएगा, जो कि इक्वल टू नहीं होगा किसके? RHS के। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RHS हमारा स्टिल 19 ही है, LHS = RHS नहीं है, इसीलिए इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे। देयरफॉर n = -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट कह रहा है कि 7n + 5 = 19। सेम क्वेश्चन है जो बी में था, सिर्फ इसमें n का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। n का वैल्यू इसमें 2 गिवन है, यानी n के जगह अब हमें -2 नहीं +2 वैल्यू पुट करना है। सेम उसी प्रोसीजर से, उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना होगा। 7 × 2 + 5, 7 × 2 = 14 + 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके? RHS के। देयरफॉर n = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट का जो क्वेश्चन है, डी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि 4p - 3 = 13 where p = 1।
तो इसमें भी LHS फाइंड आउट करेंगे। LHS क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 1 -3, 4 × 1 4, 4 में से अगर हम 3 माइनस कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS हमारा क्या है 13 है और LHS का जो आंसर आया है वो 1 आया है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। देयरफॉर P = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा डी के बाद ई पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 4p - 3 = 13 where p = -4। क्वेश्चन सेम है, खाली p का वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करो, सेम तरीके से आप करते जाओ। यहाँ भी LHS हम लेंगे, 4 × p के जगह वैल्यू कितना पुट कर लेंगे हम, -4, क्योंकि क्वेश्चन में -4 गिवन है, = 3, इक्वल्स कितना आएगा, 4 × 4 = 16, -16 और -3, -16 और -3 जो होता है वो होता है -19, नॉट इक्वल टू RHS। -19 RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS कितना है, RHS हमारा 13 है। देयरफॉर P = -4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ई पार्ट भी हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो है हमारा एफ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 4p - 3 = 13 where p = 0। सेम तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। 4 × p के जगह हम कितना वैल्यू पुट करेंगे, p के जगह हम 0 वैल्यू रखेंगे। 4 × 0 0, 0 में अगर -3 करेंगे तो ये भी -3 के इक्विवेलेंट होगा, जो कि हमारा RHS के इक्विवेलेंट नहीं है। देयरफॉर P = 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन सेकेंड था उसके सारे पार्ट्स मैंने आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप समझ भी गए होंगे और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने जितने भी क्लोज फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सबको आपने सब्सक्राइब करने के लिए बोल भी दिया होगा। अब जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड से इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट है 5p + 2 = 17। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, p का वैल्यू अपने मन से लेना शुरू करते हैं। जो मर्जी आप लेते जाओ, तब तक लेते रहो जब तक उसका सॉल्यूशन RHS के इक्विवेलेंट ना हो जाए। p के जगह में जो मर्जी है वो वैल्यू लेंगे। अगर उसका वैल्यू RHS के इक्वल आ जाएगा तो वही हमारा जो है, वही p का वैल्यू जो होगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट p = 1 लिख लो या पुटिंग p = 1, या लेट हम लिख लेते हैं। लेट p = 1
इन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हम पी का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, 5p + 2 है, मल्टीप्लाई 1 + 2, 5 × 1 5 + 2 7 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। 7 जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS में कितना होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था। इसका मतलब p = 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब फिर से हम लेट करते हैं, लेट p = 2। जब p = 2 करेंगे तो 5p यानी 5 × 2 + 2, 5 × 2 = 10 + 2 12। ये भी जो है वो RHS के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि 12 है और RHS में हमारा 17 है, इसीलिए p = 2 भी इस इक्वेशन का, इस जो हमारा गिवन सिंपल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू p का 3 लेट कर लेते हैं। जो मर्जी आप लेट करते जाओ, तब तक करो जब तक कि इसका जो LHS का वैल्यू है वो इक्विवेलेंट ना आ जाए RHS के। p = 3 जब हम लेंगे तो हम p के जगह कितना वैल्यू पुट कर लेंगे, 3, 5 × 3 + 2, 5 × 3 15 + 2, 15 + 2 कितना होता है, 17, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, RHS के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि p का जो वैल्यू 3 है वो इस सॉल्यूशन का क्या है, इक्वेशन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देयरफॉर p = 3 इज ए solution of the given equation, 5p + 2 = 17। यानी हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया, p = 3 हो गया। p का वैल्यू कितना निकल गया, 3, जो कि हमने कैसे निकाला, ट्रायल एंड एरर मेथड्स। इसी तरह से इसका हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 3m - 14 = 4। इसी तरह से इसमें भी करते जाओ। लेट m = जैसे हमने 4 ले लिया, 1 से भी आप शुरू कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, माइनस में भी वैल्यू ले सकते हो, ये सारे डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है LHS, उसका क्या है, 3m - 14, तो ये हो जाएगा 3 × 4 - 14, 3 × 4 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम 14 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS हमारा 4 है। इसीलिए m = 4 जो होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम लेट कर लेंगे फिर, m = 4 के बाद अगर हम चाहें तो 5 भी ले सकते हैं। तो 3m - क्या है, 14 है हमारा LHS, तो 3 × m के जगह 5 - 14, 3 × 5 = 15 - 14 = 1 होगा, जो कि RHS के इक्विवेलेंट नहीं है। इसीलिए m = 5 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। लेट m = 5 के बाद 6 ले लेते हैं। 3m - 14 में अगर हम m का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6 - 14, 3 × 6 18 - 14 = 4 हो गया, जो कि बिल्कुल ही RHS के इक्विवेलेंट है। जब इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब है कि मेरा ये ट्रायल एंड एरर का जो मेथड है वो यहाँ आने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट हो गया तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर m = 6 is a solution of
the given equation थ्री एम माइनस 14 इक्वल्स 4, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो m इक्वल्स 6 होगा, जो कि मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा जो कि आप देख रहे हैं, और आपको इसके इक्वेशन सॉल्व करके इक्वेशन शो करके दिखाने कि इसका इक्वेशन क्या होगा। स्टेटमेंट को हमें चेंज करना है इक्वेशन में। तो क्वेश्चन आप ध्यान से अगर पढ़ोगे, जो फर्स्ट पार्ट हमारा है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। बिल्कुल ईजी है, जो कर है वही हमें लिख देना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ नंबर्स x, सम किसको कहते हैं, प्लस को कहते हैं। x और 4 का सम जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x + 4 इक्वल्स 9, यानी फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। इसी तरह से सारे पार्ट्स, टोटल 9 पार्ट्स है, सब पार्ट्स में आपको कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट कर रहा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी 2 क्या करेंगे हम, y में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। जो कर रहा है वही हम लिख लेते हैं, y - 2 इक्वल्स 8। अब जब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, थर्ड पार्ट में फिर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो पहले। 10 टाइम्स a इज 70। ए यहाँ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए जो गिवन है इसमें। 10 टाइम्स a मतलब क्या, 10 × a। 10 × a क्या होता है, 10a। ये हो जाएगा 10a इक्वल्स 70। 10 टाइम्स a इज 70। नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में जो गिवन है वो है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। नंबर b जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हमें b में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आपको लिखना पड़ेगा b/5 इक्वल्स 6। अब नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट जो है इसका, उसमें कह रहा है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 ऑफ t, तो आप लिख लो पहले, 3/4 हमने लिख लिया, ऑफ t इक्वल्स 15। इसका मतलब क्या हुआ, t का 3/4 होना चाहिए, इसलिए 3/4 × t इक्वल्स 15 हमने लिखा। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो है 7 टाइम्स m + 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m को हम क्या कहेंगे, 7m कहेंगे। तो हमने सबसे पहले 7m लिखा, फिर स्टेटमेंट आप पढ़ो, 7 टाइम्स m + 7। तो जैसा सिंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट है वैसे ही हमें करना पड़ेगा। 7m + 7 था तो +7 कर दिया, गेट्स यू 77, इट मीन्स इक्वल टू 77। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी का सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो है 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिव्स 4। 1/4 नंबर x का अगर हम 1/4 करेंगे तो हो जाएगा आपको x/4। उसके बाद क्या कह रहे हैं, -4, तो -4 लिख दो, इक्वल्स गिव्स 4 कह रहा है तो इसीलिए इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 8th पार्ट। 8th पार्ट में कह रहा है इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60। टेक अवे मतलब क्या, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। 6 टाइम y
तो 6y माइनस 6 हो जाएगा इक्वल्स, इफ़ यू टेक अबे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। अब जो इसका लास्ट पार्ट है यानी नाइन्थ पार्ट का जो स्टेटमेंट है, इफ़ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ z क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ जो z होगा वो हो जाएगा z अपॉन 3, 1/3 ऑफ z इफ यू एड 3, तो इसमें हम 3 ऐड कर लेंगे, यू गेट 30, इसीलिए क्या हो जाएगा इक्वल टू 30। इसके साथ फोर्थ क्वेश्चन जो हमने किया उसमें स्टेटमेंट गिवन था और हमने उसका इक्वेशन बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, उसमें इक्वेशन गिवन मिलेगा आपको उसका स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब मैं जैसा क्वेश्चन फोर्थ में कराया था ठीक उसका अपोजिट, अभी मैंने आपको बताया भी था कुछ देर पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो होगा वो इक्वेशन गिवन होगा और आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म करने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन जो था वो स्टेटमेंट फॉर्म में था, हमने जो आंसर निकाला था वो इक्वेशन फॉर्म में। इसमें क्या है ठीक उसका अपोजिट, इसलिए इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो इसका है p + 4 = 15, इसका जो स्टेटमेंट फॉर्म होगा वो हो जाएगा द सम ऑफ नंबर p and 4 is 15, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा था, हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसी का जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो है m - 7 = 3। इसका जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इसका जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा 7 subtracted 7 subtracted from 7 subtracted from m, या फ्रॉम नंबर m भी लिख सकते हो या फ्रॉम m भी लिख सकते हो, इज 3। हमने फ्रॉम नहीं लिखा, ऐसा करो इसमें फ्रॉम लिखना ज़रूरी होगा। 7 subtracted from m is 3। अब जब इसका थर्ड पार्ट आप शुरू करेंगे, थर्ड पार्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है 2m = 7। 2m = 7 का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स भी लिख सकते हो या ट्वाइस भी लिख सकते हो। मैं 2 टाइम्स ही लिख रहा हूँ, चाहो तो आप ट्वाइस भी लिख सकते हो। 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर m is 7। अब जब इसके फोर्थ पार्ट पे आओगे
फोर्थ पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है m/5 इक्वल्स 3। m/5 इक्वल्स 3। इसका हम क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे 1/5 ऑफ ए नंबर m इज 3। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3m/5 इक्वल्स 6। 3m/5 इक्वल्स 6। इसको हम लिखेंगे 3/5 है। 3/5 को हम क्या लिखेंगे? 3/5 लिख देंगे। 3/5 ऑफ ए नंबर m लिखो, या चाहो तो आप सीधा लिख सकते हो 3/5 ऑफ m इज 6। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है सिक्स पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3p + 4 इक्वल्स 25। तो सिक्स पार्ट का जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर p, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर p when added to 4 gives 25। जैसा इक्वेशन है उसी को स्टेटमेंट बना के लिखते जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेवन्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है हमारा वो है 4p - 2 इक्वल्स 18। यहाँ क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स। नीचे क्या लिखे थे हम? 3 टाइम्स लिखे थे। इसमें p के साथ क्या है? 4p है, 4 टाइम्स। यानी इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स of a number p gives 18। अब इसका जो लास्ट पार्ट है यानी 8th पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है p/2 + 2 इक्वल्स 8। p/2 को हम क्या लिख सकते हैं? p/2 को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ p, या हाफ ऑफ ए नंबर p, या हाफ ऑफ ए नंबर p लिख लो। तो इसको हम लिख सकते हैं व्हेन 2 added to half of a number p gives 8। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि इक्वेशन गिवन था, हमें उसके स्टेटमेंट्स बनाने थे, वो हमने बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे पूरा यकीन है आप इक्वेशन से अब स्टेटमेंट बना सकते हो और स्टेटमेंट से इक्वेशन भी बना सकते हो।
अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो करने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी इसमें स्टेटमेंट गिवन है, थोड़ा स्टेटमेंट पहले के कंपेयर में बिगर दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसका हमें इक्वेशन बनाना है। तो इससे आप डरना नहीं, स्टेटमेंट को ध्यान से आप पढ़ो और जैसा स्टेटमेंट में कह रहा है वैसे करते जाओ, अपने आप जो हमारा इक्वेशन है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है, इसमें 4th पार्ट है, मैं चारों पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। इसमें ये भी कह रहा है कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित्स मार्बल, यानी परमित के पास जो मार्बल है वो कितना है, m है। ये हमें लेट करने के लिए बोल रहा है। टेक मतलब वही हुआ। तो सबसे पहले वही हम लिखते हैं, टेक नंबर ऑफ परमित्स मार्बल भी m लिख दो, या लेट भी लिख सकते हो। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज बी m। तो परमित के पास कितने मार्बल्स हो गए, m हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित है। परमित के पास अगर m मार्बल है तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, m का अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5m। 7 मोर देन है प्लस 7 हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 37 की, क्योंकि कह रहा है कि इरफान के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो क्या है, 37 है। और ये भी कह रहा है कि वो मार्बल कैसे कितने हैं, परमीत के मार्बल से 5 टाइम्स से 7 मोर हैं, यानी 7 ज़्यादा है। इसीलिए जो इक्वेशन बनेगा 5m + 7 = 37। अब जब इसका सेकेंड पार्ट आप करोगे, सेकेंड पार्ट भी आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो, इक्वेशन अपने आप बन जाएगा। इसमें कह रहा है लक्ष्मीज फादर इज 49 years old, ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज, टेक लक्ष्मीज एज टू बी y years। तो लक्ष्मी का एज y years लेने के लिए क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिख लेते हैं लेट और लक्ष्मी, लेट लक्ष्मी भी y years ओल्ड। हमने लेट कर लिया कि लक्ष्मी जो है वो y years ओल्ड है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। 3 टाइम्स जब लक्ष्मी एज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3y। और कितना मोर देन है, 4 years, तो ये हो जाएगा 3y + 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये किसका एज निकल गया, ये एज निकल गया लक्ष्मी के फादर का, लक्ष्मीज फादर्स एज। अब इसका थर्ड पार्ट जब हम करेंगे तो थर्ड पार्ट में भी अब ध्यान से पहले क्या करो, उसके स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से उसको रीड कर लो। आप जब इसको रीड करेंगे तो क्या है थर्ड पार्ट में, द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. इसमें भी लेट करने के लिए इसमें हिंट गिवन है कि टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। तो हम लिखेंगे लेट द लोएस्ट मार्क्स let the lowest marks be L। ये सब क्वेश्चन के में ही गिवन है हिंट में।
इसीलिए हमने एल ही लिया। हम दूसरा चीज़ यहाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है वही हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, द टीचर टेल्स दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क जब हम ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। उसके आगे क्या कर रहा है +7, हमने +7 भी कर लिया। ये 12 + 7 क्या होगा, ये हाईएस्ट मार्क्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और हाईएस्ट स्कोर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, हाईएस्ट स्कोर कितना है 87 है, इसीलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 87। अब जो इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन 6 का 4th पार्ट, उसमें कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। इधर बेस एंगल क्यों है, क्योंकि उसके दोनों बेस एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। लेट द बेस एंगल इज बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो हमें पता है, नहीं पता है तो इसमें गिवन भी है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल के सम होते हैं वो कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, इसका हमें ख्याल रखना है। और बेस एंगल जो कह रहा है इसमें क्या है वो बी है, बी जो है वो किस में है डिग्री में है, और वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ बेस एंगल है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट द बेस एंगल भी, लेट द बेस एंगल भी बी, स्मॉल बी। तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल का रहा है ट्वाइस ऑफ बेस एंगल। तो अगर हम बेस एंगल लिखेंगे तो हो जाएगा बी + बी, टोटल 3 एंगल्स होते हैं। और वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बेस एंगल है तो इसीलिए 2 भी लिख देंगे। और तीनों एंगल का जब हम सम करेंगे, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। बी + बी + 2b = 180 डिग्री, बी + बी 2b और 2b मिलकर कितना हो जाएगा 4b = 180 डिग्री। यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा क्वेश्चन 6 के लास्ट पार्ट का। और इसके साथ ही एक्सरसाइज जो हमारा ये था वो एक्सरसाइज 4.1 वो कंप्लीट हो रहा है।